चलिए, गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर मैथ्स। आपके जो है मैथमेटिक्स में आप जानते ही हैं कि आपके पेपर 2 का यूनिट 2, ठीक है, जो कि उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है युगपत अवकल समीकरण चल रहा है। ठीक है, साइमल्टेनियस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो है युगपत से मतलब क्या है कि दो इक्वेशंस दी हुई हैं और दो इक्वेशंस को जो है एक साथ जो है हमें हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इक्वेशन जो है एक नहीं दी हुई है, ये जोड़े में दी हुई है और उस जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो है हमको सॉल्व करके वहां पे एक्स और वाई की जो वैल्यूज जो है हम लोग को फाइंड करनी है। ठीक है, तो मेरे पास जो है इक्वेशन इस तरह की थी, d2x dt स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि पहले जो है क्वेश्चन क्या था वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और उसके बाद जो है आगे जहां से मैंने छोड़ा था वहां से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये सेकंड ऑर्डर की है। कौन सी है? ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसको जो है क्या करना है, d बाई डी टी को जो है कैपिटल D जो है मानना है और लिखकर जो है इक्वेशन जो है यहाँ पे D में कैपिटल D में जो है बना लेनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो है इस y का विलोपन कर दिया। मैंने क्या किया, इस y को एलिमिनेट कर दिया और y को एलिमिनेट करने के बाद मेरे पास जो है जो सारा काम किया उसके बाद लास्ट जो मेरी इक्वेशन ये थी d4 प्लस 40 d स्क्वायर प्लस 144 x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है लास्ट मैंने छोड़ा था। ठीक है, ये जो इक्वेशन थी वहां तक मैंने छोड़ा था। अब यहाँ पे जबकि देखेंगे कि ये जो है फंक्शन यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 है, तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ जो है क्या होगा, CF होगा। ठीक है, PI जो है वो नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है इसकी सहायक समीकरण यानी कि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो हम लोग लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है क्या हो जाएगी कि m की पावर 4 40 m स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 36 और 4 जो है ऐसे नंबर है जिनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है और ऐड करते हैं तो यहाँ पे 40 आता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके जो है फैक्टर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 m की पावर 4 36 m स्क्वायर प्लस 4 m स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो चलिए फैक्टर कर लेते हैं। तो m स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो m की वैल्यू जो है आ जाएगी प्लस माइनस 6 आयोटा और m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 आयोटा। अब जो है रूट्स कौन से आ गए, इसमें रूट्स कौन से आ गए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो है आप जानते हैं किस तरह से लिखना होता है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों के रियल पार्ट नहीं है, दो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, युग्म में यानी पेयर में, लेकिन दोनों में ही जो है रियल पार्ट नहीं है, ओनली जो है क्या है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, सिर्फ क्या है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। तो जो है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आता है वो नहीं आएगा और सिर्फ जो है कॉस और साइन में ही इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो C1 ये हो जाएगा cos 60, C2 sin 60 प्लस C3 cos, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 2t प्लस C4 sin 2t। यहाँ पे जो है m स्क्वायर प्लस 4 है तो यहाँ पे प्लस माइनस जो है 2 आयोटा आएगा। तो चलिए x फाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि x फाइंड कर लिया। अब जो है क्या होता है कि बारी किसकी आती है यहाँ पे y जो है फाइंड करने की। तो y फाइंड करने के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है देखेंगे कि दोनों इक्वेशंस ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा क्योंकि अभी तक मेरे पास y है नहीं। ठीक है, y है नहीं, तो मैं क्या करूंगी कि ये जो पहली वाली इक्वेशन है ना इसको ले लूंगी। ये इक्वेशन कौन सी है मेरी कि डी स्क्वायर एक्स प्लस 3dy और यहाँ पे प्लस 16x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए दो इक्वेशंस थी, दो इक्वेशन में मैंने एक x तो फाइंड कर लिया, अब मुझे क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेनी है, तो वो भी सोच समझ के लेनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है y का जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि
जो है 2 बार अवकलन किया हुआ है, तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम रहेगी कि हमारी जो भी फंक्शन आएगा उसका 2 बार हमको समाकलन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो इजी है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ dy है। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे कि 3dy जो है उसको इस तरफ, और यहाँ पे ये हो जाएगा कि माइनस d² x और माइनस 16x। अब क्या करना है, जो आपका x आपने फाइंड किया है ना, जो आपने x फाइंड किया उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे आपको रखनी है। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से जो है dx और जो है फिर जो है d² x जो है वो फाइंड कर लेंगे, और फिर जो है इसमें वैल्यू रखते हैं। ठीक है, फिर इसमें वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले जो है x तो आपके पास है ही, तो वो x यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे, लेकिन dx फाइंड कर लेते हैं। तो dx क्या हो जाएगा, इसका जो है हम लोग अवकलन करेंगे, तो 6c1 cos 60 प्लस 6c2 sin 60 और प्लस ये हो जाएगा 2c3 और cos 2t और 2c4 और sin 2t आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है। तो चलिए 2 बार कर लेते हैं। तो d²x फिर से आ गया 6, तो ये आ जाएगा 36c1। ठीक है, 36c1 और यहाँ पे आ जाएगा cos 60, फिर ये आ जाएगा 36c2 और sin 60 और प्लस ये हो जाएगा 4c3 और यहाँ पे मैं वो ठीक है, सबसे पहले जो है dx फाइंड करते हैं, जो है ये हो जाएगा माइनस 6c1 और यहाँ पे साइन 60 और माइनस 6c2 और ये cos 60। ठीक है, और फिर जो है फिर से यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस 2c3 और ये साइन ये हो जाएगा 2t और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे प्लस ही आएगा और ये प्लस 2c4 और यहाँ पे आ जाएगा cos 2t। ठीक है, फिर जो है d² x जो है फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस 36c1 और अब आ जाएगा cos 60 और फिर प्लस माइनस आ जाएगा माइनस 36c2 और यहाँ पे साइन 60। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा 4c3 और ये हो जाएगा cos 2t और यहाँ पे जो है ये आ जाएगा माइनस 4c4 और साइन 2t। ठीक है, साइन 2t। चलिए अब जो है मेरे पास ये जो इक्वेशन है इसमें जो है d²x और x की जो है वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगी। तो ये है आपके 3dy और आगे जो है नेगेटिव साइन है, तो मैं क्या करती हूँ कि नेगेटिव साइन से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करती जाती हूँ। तो ये हो जाएगा 36c1 और ये cos 60 प्लस 36c2 और साइन 60। ठीक है, सभी में जो है देखेंगे कि यहाँ पे सभी में नेगेटिव साइन आ रहे हैं, तो सारे ही जो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे और प्लस 4c3 और यहाँ पे cos 2t और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ये जाएगा प्लस 4c4 और साइन 2t। ठीक है, फिर जो है क्या करना है कि पूरी इक्वेशन को जो है 16 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसको, x को। तो ये हो जाएगा और माइनस माइनस 16c1 cos 60 माइनस 16c2 साइन 60। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट आ जाएगा आपके माइनस साइन 16c3 और cos 2t माइनस 16c4 साइन 2t।
अब देखिए कॉस साइन यही है, ठीक है। तो जो भी है C1 को साथ में ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है ये जो है हो जाएगा कितना, 26 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा इज इक्वल टू 20, क्योंकि 36 माइनस 16 20 C1, और ये हो जाएगा cos 60, ठीक है। सभी में यही रहेगा। यहाँ पे भी जो है 36 है, और यहाँ पे है देखिए आपके 16, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20 C2 साइन 60, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पे जो है देखेंगे कि माइनस 16 है और ये 4 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 12 C3 और cos 2t, और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस 12 C4 और साइन यहाँ पे 2t। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे 3dy की वैल्यू है, ठीक है, 3dy की वैल्यू है। तो अब जो है क्या करूंगी कि y की वैल्यू के लिए जो है 1/3 बाहर रख रही हूँ, और जो है 1/3, और ये हो जाएगा 1/d को अलग से, ठीक है, ब्रैकेट लगाकर, और पूरे ही ब्रैकेट में जो है ये है आपके 20 C1 cos 60 प्लस 20 C2 साइन 60 माइनस 12 C3 और cos 2t और माइनस 12 C4 साइन 2t। अब जो है 1/d से मतलब क्या होता है, 1/d से मतलब होता है कि इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है, समाकलन करना है। तो चलिए यहाँ पे समाकलन करके जो है y की वैल्यू लिख देंगे, और आगे जो है आपके यहाँ पे 3 तो है ही, 1/3 तो है ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 1/3 तो है ही, और बाकी जो है मैं क्या करूंगी कि इसको जो है इंटीग्रेट करती जाऊंगी। तो cos का जो है हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 C1/6 और यहाँ पे साइन 60, ठीक है। फिर जो है इसका जो हो जाएगा माइनस 20 C2 अपॉन 6, और ये हो जाएगा cos 60, ठीक है। और यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन -12/2 और C3, और इसका हो जाएगा साइन 2t, और यहाँ पे भी जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12C4/2, और ये हो जाएगा cos 2t, ठीक है। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है सारे जो है हो सकते हैं, कैंसिलेशन हो सकता है। तो y इज इक्वल टू 1/3 तो है ही। यहाँ पे आपके जो है देखेंगे ये आ जाएगा कि यहाँ पर 5/3 C1 और साइन 60, ठीक है, सॉरी 10/3 साइन 60 माइनस 10/3 C2 cos 60, ठीक है, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये 6, ठीक है, 6 और C3 साइन 2t, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 C4 cos 2t। पहले आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो ऐसे ही रख लो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए इस तरह से जो है एक पहले वैल्यू ज्ञात कर लो, ठीक है, x या y में से कोई भी एक ज्ञात कर लो। वो ज्ञात करने के बाद जो है दूसरी समीकरण में क्या रखना है, उसका मान रखना है, उसकी वैल्यू रखनी है, और वैल्यू रखने के बाद जो है हमको इक्वेशन जो है यहाँ पे उसका जो है y का वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। ये है यहाँ पे आपके प्रोसीजर, ठीक है। काफी जो, क्योंकि ये d² यानी कि द्वितीय कोटि का जो है अवकलन था, यानी कि सेकंड ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो मैंने कहा कि एक क्वेश्चन तो इसका बनता ही है, और ये करवाना चाहिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है, ठीक है। तो पहले एक ज्ञात कर लो, और दूसरे का जो है मान जो है आप उसमें रख लो, और यहाँ पे जो है सॉल्यूशन ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/9 माइनस 10/9, और ये हो जाएगा यहाँ पे आप जानते हैं कि ये हो जाएगा -2, और वहां पे हो जाएगा ये +2, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी बढ़ा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा जो है मेन इंपॉर्टेंट किस में होता है, साइन कॉस क्या आते हैं उस पर डिपेंड करता है। बाकी तो सारे वैल्यूज जो है वो क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट आते हैं। तो अब जो है यहाँ पे ये आपका पार्ट जो है पूरा हो गया। ये पार्ट कौन सा था, यहाँ पे कौन सी टाइप की हम लोग इक्वेशन कर रहे थे कि दो ऐसी इक्वेशन थी, ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण थी
जिनका हम लोग सॉल्यूशन जो है यहाँ पे फाइंड कर रहे थे। किस तरह की इक्वेशन थी कि जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो f1d प्लस f2d y इज इक्वल टू जो है यहाँ पे कुछ भी जो है फाइव एक्स जो है कुछ भी फंक्शन था, और यहाँ पे g1d x और g2d y इज इक्वल टू शाई x। इस तरह की जो है दो इक्वेशन, देखिए युगपत का मतलब क्या होता है, यानी कि दो युग्म, ठीक है, दो समीकरण। चलिए दूसरी टाइप की जो है यहाँ पे युगपत अवकल समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह की समीकरण कैसे हल की जाती है मैंने आपको बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं, वो करने के बाद युगपत खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा आपके। चलिए प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के युगपत अवकल समीकरण, ठीक है, कौन सा होगा? यानी कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के जो है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है इसका जो है सबसे पहले व्यापक रूप लिखते हैं। व्यापक रूप जो है इसका यानी कि जनरल फॉर्म जो है वो क्या होगा, व्यापक रूप जो है इस तरह से लिखा जाता है कि P1 dx Q1 dy और R1 dz इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि जब भी इक्वेशन सॉल्व की थी उसमें x और y था, लेकिन अब जो है क्या आ रहा है यहाँ पे z भी आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? z भी आ रहा है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब जो हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वो इक्वेशन जो है किस में होगी, हमारी 3D में होगी, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो हमको किस में मिलेगा, यहाँ पे 3D में मिलेगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे x भी फाइंड करना है, y भी फाइंड करना है और z भी फाइंड करना है। और मेरे पास ऐसी इक्वेशन है जिसमें जो है 3 वेरिएबल्स है, यानी कि 3 चर हैं। तो मैं क्या करूंगी कि जो वज्र गुणा होता है ना, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, उसका यूज कर लेती हूँ। तो उसका यूज करेंगे तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से आ जाएगा कि ये वज्र गुणा करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो पहले dx फाइंड करना है तो इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जो है मुझे यहाँ पे जो है dy फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा P2 R1 और यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा P1 R2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करते हैं आपको पता है अच्छी तरह से, आपको मैंने जो है फर्स्ट ईयर में भी सिखाया था कि ये कैसे किया जाता है। P2 और यहाँ पे Q1। तो अब जो है यहाँ पे P1 P2 Q1 Q2 और R1 R2 क्या है, ये सभी जो है क्या है, जैसे P1 P2 Q1 Q2 R1 R2 एक्स वाई के फलन है, यानी कि फंक्शंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो इसको जो है मैं पूरे को, ये जो पूरे जो है ना, इसको एक ही नाम दे दूं, क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म्स कैसे आएंगे, एक्स वाई में ही आएंगे। तो मैं क्या करूंगी कि इसको नाम दे दूंगी एक कैपिटल पी, क्योंकि पूरा पूरा नहीं लिखती हूँ, कैपिटल पी। कैपिटल पी क्या होगा, ये वाला होगा। फिर इसको क्या नाम दे देती हूँ मैं, इसको कैपिटल क्यू नाम दे देती हूँ, और इसको क्या नाम देती हूँ यहाँ पे, ये आर नाम दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ऐसी इक्वेशन आई है जिसमें एक्स भी है, जिसमें y भी है, ठीक है, और जिसमें z भी है, ठीक है। तो अब जो भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम लोग किस में फाइंड करेंगे, हम लोग 3 डायमेंशन में करेंगे। अब क्या होगा कि क्या करेंगे कि इस तरह से करेंगे कि दो दो को साथ में इक्वेट करेंगे, ठीक है। दो इक्वेशन को इन दोनों को ले लिया या इन दोनों को ले लिया,
इन दोनों को लेके जो है हम लोग जो है सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो दो सॉल्यूशन फाइंड होंगे इसके, एक होगा यहाँ पे C1 और दूसरा होगा C2। ठीक है, दो सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड होंगे, एक होगा C1 और C2। अब मैंने C1 C2 क्यों लिखा, क्योंकि C1 की जगह पे क्या होगा, एक XYZ का कुछ फलन होगा, और C2 की जगह पे भी क्या होगा, कुछ XYZ का फलन होगा। अब हल क्या होगा, ये तो दो फंक्शन आ गए, पता है, ये यहाँ पे तो दो फंक्शन आ गए, क्योंकि जैसे ही मैंने देखो मैं क्वेश्चन करूंगी आपको पता चलेगा कि दो इसमें हल आ रहे हैं इस समीकरण के। तो आपका सॉल्यूशन जो है क्या होगा, इस समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा कि दो जो वक्र प्राप्त होंगे हमको 3D में, उनका जो प्रतिच्छेदन होता है, यानी उनका जो इंटरसेक्शन होता है, वही जो है हमारी दी हुई समीकरण का जो है हल होता है। तो आप जानते हैं कि 3D में कोई भी जो है दो अगर हमारे कर्व होते हैं या वक्र होते हैं, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वक्र निकाल के सिर्फ बता देंगे कि इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है। तो सॉल्यूशन जो है दो आएंगे, एक C1 आएगा, एक C2, यानी एक में कांस्टेंट आएगा C1 और दूसरे में आ जाएगा यहाँ पे C2। ठीक है, तो ये दोनों जो है इक्वेशन मिलेगी हमको, और इन दोनों का जो है जब हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली सोचें कि इसका हमारी जो दी हुई इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन होता है इसका दोनों ही वक्रों का जो है, दोनों ही वक्रों का प्रतिच्छेदन यानी कि इंटरसेक्शन जो है वही जो है इसका हल कहलाता है। ठीक है, वही इसका हल कहलाता है। यहाँ पे चलिए एक जो है सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ इसी के ऊपर बेस, कि देखिए ये किस तरह से जो है समीकरण के दो हल प्राप्त होते हैं। पहला एक इक्वेशन मुझे दिया हुआ है ये कि dx अपॉन y दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है कि dy अपॉन x दिया हुआ है, और लेकिन क्या दिया हुआ है कि dz अपॉन x, dz अपॉन z दिया हुआ है। अब देखिए उसी टाइप की होगी जिसमें p क्या है y, q क्या है x और r क्या है यहाँ पे z। तो अब मुझे क्या करना है कि दो दो इक्वेशंस को जो है वो एक साथ लेना है। तो मैं पहले क्या करती हूँ कि इन दोनों को एक साथ ले लेती हूँ। चलिए एक साथ भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, और यहाँ पे जो है नंबर से जो है गुणा करके ऐड भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दो तरीके हैं इसके हल करने के। तो पहले जो है मैं यहाँ पे इन दो इक्वेशन को ले लूं, और ये हो जाएगा x dx इज इक्वल टू y dy, ये हो जाएगा x dx माइनस y dy इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ये C1। एक सॉल्यूशन ये आ गया। ठीक है, अब जो है इन दोनों को एक साथ नहीं ले सकती और इन दोनों को भी एक साथ नहीं ले सकती। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि ये जो रेशियोज है, तो रेशियो में क्या होता है कि अगर दो को जोड़ दो तो भी वो रेशियो जो है बराबर ही रहता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, दिस इज इक्वल टू dx प्लस dy अपॉन जो है y प्लस x कर दूं ना, तो भी ये रेशियो बदलेगा नहीं, वही का वही रहेगा। ठीक है, रेशियो की ये प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे जो है अगर माइनस भी करते हैं या किसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं अंश और हर में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो भी जो है रेशियो जो है नहीं बदलता है। अगर ये इसके बराबर है तो ये दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा dz अपॉन z, और ये हो जाएगा d, बाहर ले लेते हैं x प्लस वाई और ये x प्लस वाई। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, log z इज इक्वल टू क्या होगा कि log x प्लस वाई, और यहाँ पे जो है z अकेला है तो इसके साथ log c2 लिख देती हूँ मैं, इसके साथ जो है log c2 लिख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा c2z इज इक्वल टू x प्लस वाई। एक बहुत ही सिंपल सा एक प्रश्न मैंने आपको कराया, देखिए किस तरह से कि पहले दो इक्वेशन थे उनको एक साथ ले लिया, तो एक C1 निकाल दिया और ये अब दूसरा C2 निकला। लेकिन दूसरा निकालने के लिए मुझे क्या ट्रिक करना पड़ा कि इसमें जो दो रेशियो थे ना, ये वाला dx अपॉन वाई और dy अपॉन एक्स, इन दोनों को मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ा। तो अगर ऐड कर दिया तो रेशियो तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ क्या जाएगी, इक्वालिटी की इक्वल ही जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया dz अपॉन z और dx प्लस dy अपॉन जो है y प्लस एक्स है ना, उसको साथ में ले लिया, और उसको साथ में लेके जैसे सॉल्यूशन फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ आप जानते हैं ना, मैं क्या कर रही हूँ इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ, और अपॉन टू जो है मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो वैसे भी कांस्टेंट है और C1 के साथ जाएगा। ठीक है, वो C1 के साथ जाएगा, तो इस वजह से जो है यहाँ पे आपके इस समीकरण के युगपत अवकल समीकरण जो इस टाइप की है
उसके जो है 2 हल प्राप्त हो रहे हैं, और वो 2 हल जो है 2 कांस्टेंट हैं, और उन दोनों का जो है, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है यानी कि प्रतिच्छेदन है, वही जो है इस समीकरण का हल जो है वो कहलाता है।